नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ निकिता। हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। इस्लामाबाद वार्ता पे नतीजा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, गेंद अब अमेरिका के पाले में। ईरान अमेरिका ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता की कोई घोषणा नहीं हुई। ईरानी सरकारी मीडिया। अमेरिका के बाद ईरान का प्रतिनिधि मंडल भी सुबह 9 बजे पाकिस्तान से हुआ रवाना। शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने संघर्ष विराम जारी रखने की अपील की। बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में रविवार को उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। परिवार के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। आशा भोसले पिछले कुछ महीनों से बीमार थीं। शनिवार को उन्हें सीने में इन्फेक्शन और सांस लेने की दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और उन्हें आईसीयू में रखा गया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने दोपहर में इस दुखद खबर की पुष्टि की। परिवार ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार सोमवार को शिवाजी पार्क में किया जाएगा। 1933 में जन्मी आशा भोसले ने 9 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 1943 में पहला फिल्मी गाना रिकॉर्ड किया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में हजारों गाने गाए। उन्हें 7 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड मिले। उमराव जान और इजाजत के गानों के लिए उन्हें खास पहचान मिली। उनकी आवाज और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने पर ईरान ने साफ कह दिया है कि ईरान कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा और गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान ने वार्ता में कई प्रस्ताव रखे थे। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने रियलिस्टिक तरीके से मुद्दों को देखने की जिम्मेदारी अब अमेरिका पर डाल दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका कोई सही समझौता नहीं करता। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणियों के बाद ईरानी मीडिया से कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर समझ बन गई है, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर अभी भी राय अलग अलग है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत 40 दिनों की जबरन थोपी जंग के बाद हुई थी और ये बातचीत अविश्वास और शक के माहौल में हुई थी। इसलिए शुरुआत से ही यह उम्मीद करना स्वाभाविक नहीं था कि एक ही बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ हुई बातचीत के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया है। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से कम 2 बार और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से 1 बार मुलाकात की। ये बैठकें जरूरी व्यवस्थाओं और वार्ता की शुरुआत में अमेरिका की ओर से किए गए वादे के उल्लंघन के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए हुई। ईरान की समाचार एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका से बातचीत के दौरान ईरान ने बार बार अपने प्रस्ताव रखे और अमेरिकी पक्ष को वास्तविकता की ओर लाने की कोशिश की। हालांकि हर स्तर पर अमेरिका की अत्यधिक मांगों ने एक साझा ढांचे तक पहुंचने में अड़चन पैदा की। अमेरिकी रुख में लचीलेपन की कमी के कारण रविवार 12 अप्रैल को वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगले दौर की वार्ता के समय, स्थान और प्रक्रिया के संबंध में अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद से रवाना हो गया है। यह प्रतिनिधि मंडल ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ के नेतृत्व में इस्लामाबाद आया हुआ था और स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 9 बजे के बाद रवाना हुआ। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी शांति वार्ता में समझौता नहीं होने के बाद इस्लामाबाद से लौट चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में पाकिस्तान आया था। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम जारी रखने की अपील की है। वोंग ने एक बयान में कहा कि अब प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि संघर्ष विराम जारी रहे और बातचीत फिर से शुरू हो, और साथ ही यह भी कहा कि यह निराशाजनक है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुई अमेरिका और ईरान शांति वार्ता करीब 21 घंटे बाद बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वेंस ने यह नहीं बताया कि तेहरान ने क्या क्या ठुकराया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका को कोई साफ और पक्का भरोसा नहीं मिला कि ईरान निकट भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।
वेंस ने कहा कि साफ बात यह है कि हमें ईरान से एक साफ वादा चाहिए कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और न ही ऐसे उपकरण बनाएंगे जिनकी मदद से वे जल्दी परमाणु हथियार बना सकें। यही अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और हम इन्हीं बातों को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जो हिस्से थे, जैसे कि संवर्धन सुविधाएं, वे पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु हथियार न बनाने का ठोस और ईमानदार फैसला लेता है, न सिर्फ अभी, न सिर्फ 2 साल बाद, बल्कि लंबे समय तक। अभी तक हमें ऐसा कोई पक्का भरोसा नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे मिलेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ईरान के साथ चल रही ऐतिहासिक शांति वार्ता को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रख दी हैं, लेकिन ईरान हमारी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ। हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शर्तों को स्वीकार करते। अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे से बातचीत चल रही है, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अगर बातचीत में कोई कमी रही तो वह पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए लचीलेपन और अच्छी मंशा के साथ आया था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हम यहाँ से एक बहुत सामान्य प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं, इस समझ के साथ कि यही हमारा अंतिम और सबसे बेहतर प्रस्ताव है। अब देखना होगा कि ईरान इसे स्वीकार करता है या नहीं। ईरान की स्थानीय मीडिया फार्स न्यूज ने बताया कि बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि वॉशिंगटन ने ऐसी मांगे रखी जिन्हें तेहरान कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। प्रतिनिधि मंडल के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका बातचीत के जरिए वह सब कुछ हासिल करना चाहता था जो उसे युद्ध के दौरान नहीं मिल सका था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और कई अन्य मुद्दों पर अमेरिका की महत्वाकांक्षी शर्तों को स्वीकार नहीं किया। यह वार्ता करीब 40 दिनों के युद्ध के बाद घोषित 2 हफ्ते के संघर्ष विराम को स्थायी बनाने के लिए की जा रही थी। पाकिस्तान ने इसमें अहम भूमिका निभाई, लेकिन कोशिशें सफल नहीं रहीं। अब वार्ता के विफल होने से क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने जोर देकर कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान को सीज फायर समझौते का पालन करना चाहिए। यह बात उन्होंने तब कही जब युद्ध खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच हुई लंबी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इसहाक डार ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। सरकारी मीडिया पर प्रसारित एक छोटे से बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बातचीत और संवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता रहा है और आने वाले दिनों में भी निभाता रहेगा। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रहा अभियान उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को कुचलने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने गजा, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के जरिए इसराइल को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब हालात उलट गए हैं। नेतन्याहू की ये टिप्पणियां तब आई जब शनिवार को पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई, जो बाद में रविवार को बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र से पहले सभी दलों से अपील की है कि वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए एकजुट होकर संशोधन पारित करें। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की बड़ी और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मोदी ने सुझाव दिया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ कराए जाएं। फिलहाल यह कानून 2023 में पास हुआ था, लेकिन परिसीमन और जनगणना के कारण इसके 2034 तक लागू होने की संभावना थी। सरकार इसे पहले लागू करने के लिए 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र में संशोधन लाने जा रही है। इस कानून के तहत लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रधानमंत्री से लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.